नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मैं हूं दीपक यादव। बीते साल देश के टॉप 8 शहरों में करीब 3.5 लाख घर बिके हैं। 3,62,000 नए घर लॉन्च हुए हैं। अनसोल्ड स्टॉक यानी बिना बिके घर 3% बढ़कर 5 लाख से ऊपर हो गए हैं। प्रीमियम सेगमेंट में तेजी बनी रही और अफोर्डेबल सेगमेंट ने सुस्ती दिखाई। ये कुछ आंकड़े हैं जो नाइट फ्रैंक इंडिया की दूसरी छमाही की रिपोर्ट में निकल कर आए हैं। ओवरऑल कैसा रहा ट्रेंड, चुनौतियां क्या रहीं और आगे क्या स्थिति बन रही है, इस रिपोर्ट की बारीकियों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नाइट फ्रैंक इंडिया के रिसर्च हेड विवेक राठी। तो विवेक जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहला सवाल तो आपसे ये होगा कि 2025 की दूसरी छमाही कैसी रही, क्या हाइलाइट्स रहीं और किस तरह का ट्रेंड देखने को मिला? 2025 में हमने ये देखा कि मार्केट हायर लेवल्स पर जाकर के कंसोलिडेट कर रहा है। काफी सिमिलर नंबर्स आए हैं। 2025 में 1-2% की गिरावट देखी गई ओवरऑल नंबर्स में टॉप 8 शहरों में। कुछ शहर हैं जैसे एनसीआर, वहां पर गिरावट थोड़ी तेज देखी गई। बहुत सारे फैक्टर्स हैं अलग अलग मार्केट्स के, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर जो उभर कर आ रहा है वो ये है कि अब पार्टिसिपेशन हाई वैल्यू सेगमेंट का ही मेनली रह गया है, जिसकी वजह से वॉल्यूम्स ज़्यादा नहीं बढ़ पा रहे हैं। साथ में अगर हम अफोर्डेबल हाउसिंग मिड सेगमेंट की बात करें तो वहाँ पे काफ़ी श्रिंकेज हुआ है लास्ट कुछ सालों में, और वही ट्रेंड इस साल 2025 में भी जारी रहा। तो ओवरऑल रेजिडेंशियल का ये माहौल रहा। और कमर्शियल की अगर हम बात करें तो कमर्शियल में चौथे साल जो ट्रांजैक्शन है, डिमांड है ऑफिस स्पेस की, वो बढ़ती हुई दिखी। 2025 में 20% की ग्रोथ देखी हमने। रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन देखे, करीब 86 मिलियन स्क्वायर फीट की डिमांड थी टॉप 8 शहरों में। कई सारे शहरों ने हिस्टोरिक हाइज बनाए हैं इस साल। तो इस तरीके के ओवरऑल ट्रेंड्स हमने देखे, जहां पर ऑफिस स्पेस क्लियरली स्ट्रॉन्ग से और स्ट्रॉन्ग हो गया 2025 में, और रेजिडेंशियल में अब हायर लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट। विवेक जी, अनसोल्ड इन्वेंट्री में 3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। टॉप 8 शहरों में 5 लाख से अधिक बिना बिके घर मौजूद हैं। क्या वजह रही जो इनमें बढ़ोतरी हुई है और 3% अनसोल्ड इन्वेंट्री का बढ़ना क्या सामान्य है या फिर चिंताजनक है? एक तो है कि इन्वेंट्री लेवल्स की ग्रोथ बहुत ही मार्जिनल है, 3 से 5-6% सालाना हमने देखी है। और इसी के साथ में ये जो इन्वेंट्री है वो स्टिल अगर हम देखें तो 2 साल से कम की इन्वेंट्री है सेल पोजीशन के हिसाब से ओवरऑल मार्केट के लेवल पर। कंसिडरिंग मोस्ट प्रोजेक्ट्स की लाइफ साइकिल, अगर हम स्टार्ट से लेकर कंस्ट्रक्शन की एंड की बात करें तो 5 से 6 साल होती है, और अगर उसके दरमियान अगर सेल हो जाता है इन्वेंट्री पोजीशन के हिसाब से तो कोई स्ट्रेसफुल पोजीशन नहीं है। तो यस, इन्वेंट्री बड़ी है, लेकिन फिर भी मार्केट हेल्थ अभी भी स्टेबल है, स्ट्रांग है। विवेक जी, अप्रिसिएशन और रिटर्न कैसा देखने को मिला? हम देख रहे हैं कि प्राइस में एक बड़ा जंप है, खासकर एनसीआर में 19% की तेजी है, हैदराबाद में 13% की तेजी है और बेंगलुरु में 12% की। प्रीमियम सेगमेंट अच्छा कर रहा है लेकिन लोअर सेगमेंट में दबाव बना हुआ है। क्या आपको प्रीमियम या कहें लग्जरी हाउसिंग में ओवर सप्लाई का संकट तो नहीं दिख रहा? ओवरऑल डिमांड का माहौल बहुत अच्छा रहा। इन्वेंट्री पोजीशन भी वीक रही थी लास्ट 3-4 सालों पहले से ही। और अभी भी कैचअप इतना हुआ नहीं है कि इन्वेंट्री पोजीशन कोई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ गई है, इसलिए भावों का बढ़ना जारी है। साथ में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में भी इंक्रीज हुआ था, जिसके वजह से इंक्रीजेस चालू है अभी। देख ऐसा रहे हैं कि अभी ये जो रफ्तार है डिपेंड करेगी कि कहाँ मार्केट की ग्रोथ चलती है, उसके ऊपर चलेगा कि भाई कितने ग्रोथ आती है 2026 में। लेकिन ओवरऑल 5-7% की ग्रोथ देख रहे हैं, क्योंकि अभी भी इन्वेंट्री पोजीशंस कंफर्टेबल है, कंज्यूमर्स का रुझान जारी है। और अगर हम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करें तो वहां पर भी मॉडरेट इंक्रीज अभी भी जारी है। अभी के हिसाब से कस्टमर्स का रुझान क्योंकि प्रीमियम सेगमेंट्स में जारी है, तो इसलिए चिंता का विषय इन सेगमेंट्स के हिसाब से नहीं है। कुछ एक सेगमेंट्स जरूर है, जैसे खास करके एकदम लग्जरी सेगमेंट जो है 20 से 50 करोड़ के अपार्टमेंट्स कुछ शहरों में, वहां पर हमने देखा है कि इन्वेंट्री पोजीशन 4 से 5 साल तक स्ट्रेच हो गई है। मतलब कि अब वहां पे अगर और ज्यादा सप्लाई आती है, क्योंकि वो जो डिमांड सेगमेंट है वो बहुत ही छोटा है इन कंपैरिजन, और वहां पर अगर सप्लाई बहुत ज्यादा आ जाती है तो उन प्रोजेक्ट्स पे स्ट्रेस आ सकता है। लेकिन अदरवाइज अगर हम देखें 1 से 2 CR, 2 से 5 CR
5 से 10 सीआर सेगमेंट्स, वहां पर भी क्योंकि कस्टमर्स का रुझान अभी भी बरकरार है, कस्टमर्स किसी भी तरीके से अरेंज करके चाहे वो अपनी इनकम एबिलिटी के बेसिस पे हो या वेल्थ के बेसिस पे हो, वो अभी भी रुझान बनाए हुए हैं और इसलिए मार्केट पोजीशन अभी भी कंफर्टेबल है इन मार्केट्स में। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर हम ओवरऑल मार्केट में ग्रोथ देखना चाहते हैं, पर्टिकुलरली वॉल्यूम ग्रोथ, तो हमें लोअर और मिड सेगमेंट्स पे फोकस करना होगा। अभी तक का ट्रेंड ये रहेगा कि 2025 में वॉल्यूम ग्रोथ कुछ खास नहीं रहेगी, लेकिन वैल्यू ग्रोथ के हिसाब से जो सेल्स के नंबर्स आएंगे वो एक ऑल टाइम हाई दिखेंगे 2025 में भी। लेकिन जैसे मैंने बताया कि वॉल्यूम्स में ग्रोथ आनी एक स्ट्रॉन्ग तरीके से जरूरी है, जो मिड और लोअर सेगमेंट्स के पार्टिसिपेशन से ही आएगी। विवेक जी, बजट नजदीक है, जाहिर है इंडस्ट्री की तमाम डिमांड हैं जो लंबे समय से पूरी नहीं हुई हैं। क्या बड़ी चुनौतियां आप देख रहे हैं 2026 में? तो देखिए, बजट में एक्सपेक्टेशंस जो रहेगी वो उन सेगमेंट्स के लिए रहेगी जहां पर चैलेंज चल रहा है, और जैसे आपने भी कहा कि अफोर्डेबल हाउसिंग में चैलेंज चल रहा है। अब अफोर्डेबल हाउसिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस तो है, जिसका मतलब है कि फाइनेंसिंग है वो बेहतर है इन कंपैरिजन टू पहले। लेकिन जो दूसरे चैलेंजेस है, डिमांड साइड के भी सप्लाई साइड के भी। अब डिमांड साइड में कस्टमर्स के लिए जो अलग अलग बातें हैं, जैसे डेफिनेशन को लेकर के देखें तो आरबीआई जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कैटेगराइजेशन है अफोर्डेबल हाउसिंग की, उसे एक्सपांड किया गया था ये साल, तो करीब 65 लाख हो गया। लेकिन जीएसटी की जो रिक्वायरमेंट है, जो इंसेंटिवाइज जीएसटी रेट्स, वो अभी भी 45 लाख है। तो उसे होपफुली बजट में बढ़ाने के लिए अगर दिशा दी जाए तो बेहतर होगा। इसी के साथ में जो पीमे की जो लिमिट्स है, वो अभी भी 40-45 लाख के आसपास है, उन्हें भी बढ़ाने की जरूरत है। प्लस और भी बहुत सारे इंटरवेंशंस किए जा सकते हैं सप्लाई साइड को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो इस दिशा में हम उम्मीद करते हैं कि कुछ बजट में भी देखा जाएगा। कितना किया जाएगा डिपेंड करेगा क्या फिस्कल स्पेस है गवर्नमेंट के पास में। बिल्कुल। सालाना 75 से 80 हजार करोड़ का कमिटमेंट हाउसिंग पे है ही हम्म। सरकार का। अगर ये और बढ़ पाता है तो बहुत आवश्यक और अच्छा ही होगा सेक्टर के लिए। विवेक जी, आपकी स्टडी के मुताबिक 2026 में यही ट्रेंड कैरी ऑन होगा या फिर कुछ बदलाव देख रहे हैं? ओवरऑल माहौल है वो पॉजिटिव ही रहेगा। नंबर्स कहीं पर भी आए, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ग्रोथ का जो ट्रेंड रहा है वो बरकरार रह सकता है। जैसे मैंने कहा 2025 में 1-2% नीचे गिरा, लेकिन 2026 के लिए माहौल अभी भी ओवरऑल मार्केट हेल्थ वाइज या कस्टमर के सेंटिमेंट और प्रिपरेशन वाइज सपोर्टिव है, जिस वजह से हम ये देख रहे हैं 2026 भी स्ट्रांग रहेगा। तो बिल्कुल बड़ी बातें जो निकल कर आई हैं इस रिपोर्ट में कि 2025 के सेकेंड हाफ की तरह ही सेंटिमेंट पॉजिटिव दिख रहा है। लग्जरी और प्रीमियम सेगमेंट में तेजी बनी रह सकती है। अफोर्डेबल हाउसिंग में सुस्ती रह सकती है। हालांकि बजट में अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐलान हो जाते हैं तो शायद स्थिति कुछ और भी हो सकती है। हालांकि संकेत मिले जुले दिख रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया करेंगे आपका विवेक जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, नाइट फ्रैंक की डिटेल शेयर करने के लिए। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीते दिनों महाराष्ट्र रेरा ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। राज्य में प्रोजेक्ट, एजेंट रजिस्ट्रेशन, शिकायतों का निपटारा और घर खरीदारों के लिए क्या बड़े कदम उठाए गए हैं, साथ ही रियल एस्टेट को कितना पारदर्शी किया गया है, इन सारी चीजों पर एक डिटेल आंकड़े जारी किए गए हैं। इस रिपोर्ट में मिलती है। हाईकोर्ट के निर्देश पर कुछ मामलों में सीनियरिटी से हटकर सुनवाई भी संभव है। मसलन समीक्षा सुधार याचिका, उच्च न्यायालय के निर्देश पर या दोनों पक्षों में आपसी समझौता होने की
प्रोजेक्ट निर्माण के समय पर मंजूरी के लिए महारेरा से कुल 481 प्लानिंग अथॉरिटीज सिस्टम से इंटीग्रेट हुई, जिससे अब कमेंसमेंट सर्टिफिकेट की ऑनलाइन जांच संभव हो सकेगी। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया तेज होगी और फर्जीवाड़े पर लगाम लगेगी। अक्सर देखा जाता था कि रेरा अथॉरिटीज से लोगों को फैसले तो मिल जाते थे, लेकिन डेवलपर्स उन फैसलों को मानने से आनाकानी करते थे और बेवजह होम बायर को भटकना पड़ता था। इसके मद्देनजर महारेरा ने होम बायर्स को मुआवजा दिलाने के लिए एसओपी तैयार की, जिसमें यदि डेवलपर आदेश नहीं मानते हैं तो 4 हफ्ते में सुनवाई संभव है। संपत्ति और बैंक खातों की जानकारी वाला एफिडेविट देना अनिवार्य किया गया। जिला कलेक्टर के जरिए रिकवरी, अटैचमेंट और नीलामी को पुख्ता किया गया। जानकारी न देने वालों को 3 महीने तक जेल की बात। महारेरा के मुताबिक भ्रामक विज्ञापनों पर भी लगाम लगाने की कोशिश की गई। विज्ञापन में महारेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, वेबसाइट और क्यूआर कोड अनिवार्य किया गया। फोन नंबर और पते जितना ही बड़ा फॉन्ट साइज रखना जरूरी किया गया। इतना ही नहीं, उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई की बात कही गई है। इसके अलावा प्रोजेक्ट अपडेट्स में बड़ा सुधार किया गया है। इससे क्वार्टरली एंड एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट अपडेट दर 80% तक पहुंच गई है, जो कि पहले ये दर सिर्फ 0.02% थी। अब होम बायर्स को वेबसाइट पर ही प्रोजेक्ट की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल जाती है। महारेरा के मुताबिक ग्राहकों के हितों के लिए रियल एस्टेट में सुधार के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं, लेकिन एक सच ये भी है कि ऑन ग्राउंड बिल्डरों की मनमानी, एक तरफा एग्रीमेंट और भ्रामक विज्ञापनों का दौर अब भी जारी है, जिस पर और बड़े और सख्त कदम उठाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यहां रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से विदेशी कंपनियां भारतीय रियल एस्टेट में अपने इन्वेस्टमेंट को लगातार बढ़ा रही हैं। एक खास इंटरव्यू मैंने किया है, आपको दिखाते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और अब रुक करते हैं अगली खबर का। बजट नजदीक है और रियल एस्टेट सेक्टर से 250 से ज्यादा इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं। इन्हीं में से एक उभरती हुई इंडस्ट्री है वुड कोटिंग की, जो कि पेंट इंडस्ट्री का ही हिस्सा है। बीते दिनों जर्मनी की एक बड़ी कंपनी रेमर्स ने भारत की एक कंपनी में 300 करोड़ का निवेश किया है। जाहिर है, यह दिखाता है कि भारतीय रियल एस्टेट में संभावनाएं बनी हुई हैं। और इसी मुद्दे पर मैंने बात की कंपनी की लीडरशिप के साथ। आप भी सुनिए पूरी बातचीत। तो भारतीय रियल एस्टेट 2030 तक उम्मीद की जा रही है कि $1 ट्रिलियन का होगा और भारतीय रियल एस्टेट के साथ 250 से ज़्यादा इंडस्ट्री काम करती है। तो जाहिर तौर पर आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री होगी आने वाले वर्षों में। उन 250 इंडस्ट्रीज़ में पेंट का भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है और पेंट में भी कई और सेगमेंट हैं जो इस पूरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं। तो अभी रिसेंटली हम बात करने वाले हैं टेक्नोवेस्ट से, और एक और कंपनी हमारी है रेमर्स, जिनका कोलैबोरेशन हुआ है। भारत में 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है। किस तरह का इन्वेस्टमेंट है और पेंट इंडस्ट्री को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे, सारी चीज़ों को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। पंकज सिंह जी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर टेक्नोवेस्ट, और मिस्टर डर्क हैं, CEO रेमर्स ग्रुप। तो मिस्टर डर्क एंड पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। पहला सवाल मैं आपसे ही लेना चाहूँगा कि ये जो कोलैबोरेशन है किस तरह का है, भारत की जो पेंट इंडस्ट्री है वो कितनी बड़ी है, और आपके इस कोलैबोरेशन से किस तरह से आप मार्केट को कैटर करेंगे? आपको जवाब देने से पहले मैं बताऊं कि टेक्नोवेस्ट एक पेंट प्रोड्यूसर है, लेकिन हमारा फोकस ज़्यादा कहाँ पे है, लकड़ी का पेंट, वुड कोटिंग। मतलब जितने फर्नीचर्स बनते हैं, किचन कैबिनेट, डोर्स और इस तरह के जो एप्लीकेशन होते हैं, उसके लिए हमारी कंपनी स्पेशलाइज्ड है कोटिंग बनाने के लिए। हम लगभग 7 साल पुरानी कंपनी है, लेकिन 7 सालों में हमने काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया। और रेमर्स जर्मन कंपनी है। रेमर्स भी स्पेशलाइज्ड है
लकड़ी का पेंट वुड कोटिंग बनाने के लिए, और रेमस का एक और बिजनेस वर्टिकल है जो कि कंस्ट्रक्शन केमिकल का है। तो अगर आप इंडियन पेंट मार्केट की बात करेंगे तो इंडियन पेंट मार्केट अभी लगभग 90,000 करोड़ का है, 90 से 95,000 करोड़ का है, जिसमें से जो मार्केट जहाँ पे हम समझ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभा सकते हैं वो है वुड कोटिंग। तो वुड कोटिंग का मार्केट उसमें से लगभग 11,000 करोड़ का है, से रफली $1.3 बिलियन, 11 से 11,500 करोड़ का है। वुड कोटिंग मार्केट में हम ऑलरेडी एक बहुत तेज ग्रो होने वाली कंपनी थे, जैसा हमने अभी थोड़ा देर पहले देखा, लास्ट 6 साल में लगभग 43% ईयर ऑन ईयर ग्रो किया है। और हैविंग रेमस विद अस, हमें ऐसा लगता है कि वो ग्रोथ अभी बहुत तेज़ी से एक्सलरेट होगी, नॉट ओनली ऑन वुड कोटिंग बट रेमस का और कंस्ट्रक्शन केमिकल में भी बिजनेस, स्पेशली वाटर प्रूफिंग कंपाउंड में दे आर वन ऑफ द लीड कंपनीज इन द वर्ल्ड। तो वो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हम में वो सहायता करेंगे इंडिया में डेवलप करने के लिए। तो बेसिकली जो हम फील्ड में ऑपरेट करेंगे वो है वुड कोटिंग एंड कंस्ट्रक्शन केमिकल, एंड देयर वी बिलीव दैट विल बी वन ऑफ इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स नाउ। Okay. Mr. Dirk, what is the total investment involved in this partnership? What will be the respective role of both the companies? So the total investment will be a 2-tranche investment of total 30 crore. 300 crores, 30 300 crores, million euro, sorry. that is 300 crores. 300 crores. And we will have a 50-50 joint venture. So there will be a joint venture on I side, and we will develop the Indian market and the surrounding markets together in the future. Okay. Mr. Dirk, what were the key factors that motivate you to invest in India? What investment targets have you set for the future? Okay, our key considerations were, so far we are like a European-based company, and we make purely our business in Europe. And then we considered the 3 big economic regions outside of Europe, so which is like Northern America, China or India. And we came to the conclusion that in terms of the economic parameters, but also on terms of geopolitical parameters, that India is the best choice now to expand the business to India if we want to go outside of Europe. And our expectation is that we will build over the next years a significant additional base for the Remas business together with Technovase, and also expand from India to other countries like Southeast Asia, but also Africa, Middle East, so that we will also have there a much larger footprint in the future. हाल ही में बजट आने वाला है, तो बजट से क्या एक्सपेक्टेशन आपकी है पेंट इंडस्ट्री को ग्रोथ और बेहतर करने के लिए? एक तो गवर्नमेंट ऑलरेडी मैंने देखा कि काम कर रही है PIL प्रोडक्शन जो लिंक्ड इंसेंटिव के लिए फर्नीचर्स के लिए, एंड आई एम वेरी श्योर अगर देखा जाए जो पूरा जो फर्नीचर का जो सप्लाई चेन है अभी भी इट इज़ ऑल डोमिनेटेड बाय चाइना। हमारी कोटिंग कहाँ यूज होगी? फर्नीचर में यूज होगी, और फर्नीचर का जो स्टिल डोमिनेशन इज़ फ्रॉम चाइना। पिछले 2-3 साल में जो हमने देखा बहुत ढेर सारा इवोल्यूशन हुआ एज अ कंट्री की, बहुत सारी कंपनी जो चाइना से इंपोर्ट कर रही थी उन्होंने इंडिया में फैक्ट्री डाला, हमारे बहुत सारे कस्टमर्स नए आए, बहुत सारे एक्सपोर्टर्स जो थे जिनका बिजनेस यूरोप या US में बहुत कम था सडनली हैज़ ग्रोन क्वाइट अ बिट, क्योंकि बहुत सारे जो बायर्स थे इंटरनेशनल बायर्स फ्रॉम जर्मनी, फ्रॉम से लंदन और फ्रॉम कैनेडा US, दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर इंडिया। तो मैं समझ रहा हूँ कि जो ये अगर गवर्नमेंट ये पॉलिसी लेके आती है विच वी आर लाइक वेरी होपफुल, इट विल बी वन ऑफ द गेम चेंजर। एंड ऑल्सो आई एम वेरी हैप्पी कि जो TiO2 पे जो एंटी डंपिंग ड्यूटी था वो गवर्नमेंट ने हटा लिया है, जो हमारे जो रॉ मटेरियल सप्लाई चेन को और फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए अभी जैसे हम यूरोप के साथ काम कर रहे हैं जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए, दैट इज़ गोइंग टू बी आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वी आर वर्किंग विद US टू हैव द लाइक easier trade agreement. We are working with Australia, we are working with New Zealand. I mean, we have already worked with Australia and New Zealand and so on. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जितने भी equations हैं, most of the equations are going to be a kind of game changer for us. So it will improve, it will further improve our growth rate quite a bit.
बिल्कुल हम उम्मीद कर सकते हैं कि मेक इन इंडिया और मेक फॉर वर्ल्ड के लिए आपका योगदान होगा। बहुत शुक्रिया करेंगे हमसे जुड़ने के लिए एंड बेस्ट विशेस फॉर योर न्यू कोलैबोरेशन। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर थैंक यू। तो आज प्रॉपर्टी प्लस में इतना ही। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप बने रहिए जी बिजनेस पर। नमस्कार।